ओके, आज है हमारा थर्ड पार्ट ऑफ एपिलेप्सी। इसमें हम देखेंगे जनरलाइज सीजर्स। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, सो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट पार्ट होगा, इसमें ट्रीटमेंट भी इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम इट अफेक्ट्स बोथ हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। फोकल में हमने देखा था इट अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखेंगे कौन से टाइप्स की एपिलेप्सी इसमें आ सकती है। फर्स्ट है इडियोपैथिक एपिलेप्सी। इसमें यानी कॉज नोन नहीं है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, एज रिलेटेड, जेनेटिक ओरिजिन। और सेकंड है सिम्टोमेटिक। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से सिम्टम आएंगे। यानी कॉर्टिकल एरिया में कौन सा मोटर एरिया अफेक्ट हुआ है, कौन सा सेंसरी एरिया अफेक्ट हुआ है। थर्ड हम देखेंगे क्रिप्टोजेनिक एपिलेप्सी, डिसऑर्डर्स ऑफ हिडन कोर्स एज रिलेटेड, यूजुअली एज रिलेटेड होगा। ठीक है, अब देखेंगे एब्सेंस सीजर क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा पेटिट माल। एब्सेंस सीजर हमको यूजुअली पता नहीं चलता ये सीजर का अटैक था। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस लास्टिंग ओनली 10 to 30 सेकंड्स। यानी कंटिन्यूसली हमने देखा है कभी कभी बेबी कंटिन्यूसली एक ही जगह पे स्टेयर करता है 30 to 40 सेकंड्स, तो हमको क्या लगेगा वो कि वो डे ड्रीमिंग कर रहा है या ऐसा कुछ, तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये एक सीजर का अटैक था। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एब्सेंस सीजर, और क्या बोलते हैं, पेटिट माल। ओके, staring, loss in postural tone, onset occur from 3 to 16 years, disappear by 40 years. Usually जो भी 30% ऑफ एपिलेप्सी 40 ईयर्स या 35 ईयर्स तक खुद ही डिसअपियर हो जाती है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ओके, सो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डे ड्रीमिंग। हम बताए एक ही जगह पे स्टेयर कर रहा है विदाउट ब्लिंकिंग। ओके, अब हम देखेंगे मायोक्लोनिक। मायो यानी क्या, मसल। क्लोनिक हमको पता है क्या होता है, कंटिन्यूसली जर्किंग हो रहा है, ये उसमें हम बोलेंगे क्लोनिक। ठीक है, मायोक्लोनिक इनवॉलेंट्री जर्किंग ऑफ फेशियल लिम्स और ट्रंक मसल, कोई भी मसल्स की इनवॉलेंट्री जर्किंग। क्लोनिक का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री जर्किंग। मायो का मतलब मसल। देन हम देखेंगे टोनिक। अब हमको पता चला कि टोनिक क्यों होता है, क्लोनिक क्यों होता है, तो पहले हम वो समझेंगे। अब न्यूरॉन से हमने देखा लास्ट वीडियो में कि उसमें हमने समझाया ना कि इनहिबिशन एक्साइटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन कंटिन्यूसली फायर करता है, कभी इनहिबिशन होता है, कभी एक्साइटेशन होता है। व्हेन न्यूरॉन्स एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, या भी इसका मतलब क्या हुआ, एगोनिस्ट का मतलब क्या हुआ, एक्साइटेशन हो रहा है, एंड एगोनिस्ट का मतलब क्या हुआ, इनहिबिशन हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस साथ में हो रहा है व्हेन न्यूरॉन्स एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट फायर साइमल्टेनियसली। तो क्या हो जाएगा, बॉडी यहाँ से एगोनिस्ट आया, यहाँ से एंटागोनिस्ट आया, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉडी स्टिफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोनिक। ठीक है, हम इसको बोलते हैं टोनिक, बॉडी स्टिफ हो जाना उसको बोलते हैं हम टोनिक। अब देखेंगे क्लोनिक। अब टोनिक में क्या हो रहा था, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा था। अब इसमें फर्स्ट एगोनिस्ट फायर, तो एगोनिस्ट में क्या हो रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है, तो मसल क्या हो जाएगा, जर्क होगा। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। देन एंटागोनिस्ट तो स्टिफ हो जाएगा। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर स्टिफ हुआ, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, जर्की मूवमेंट्स। सो पता चलेगा क्लोनिक में क्या होता है, फर्स्ट एगोनिस्ट फायर एंड देन एंटागोनिस्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अल्टरनेट, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोनिक। एब्सेंस सीजर्स देखे हमने, एब्सेंस में क्या था कि कंटिन्यूसली कहीं पे स्टेयर कर रहा है 10 to 30 सेकंड। फिर हमने देखा मायोक्लोनिक का मतलब मसल, और क्लोनिक का मतलब क्या था, इनवॉलेंट्री जर्किंग, कोई भी मसल का इनवॉलेंट्री जर्किंग। टोनिक में क्या हो रहा था, बॉडी स्टिफ हो जा रहा था। ठीक है, अब देखेंगे क्लोनिक में क्या था, एगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट फायर अल्टरनेटिवली। ठीक है, अब देखेंगे टोनिक क्लोनिक, उसको बोलते हैं हम ग्रामाल। ठीक है, अब
इसमें क्या हो रहा है, पहले दोनों साइमल्टेनियसली जैसे टोनिक में हो रहा था, व्हेन फर्स्ट एगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट फायर साइमल्टेनियसली, देन अल्टरनेटिवली। तो पहले क्या होगा, टोनिक वाला फेज होगा, फिर होगा क्लोनिक वाला फेज। जब व्हेन फर्स्ट एगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट फायर साइमल्टेनियसली, तो क्या होगा, टोनिक। देन अल्टरनेटिव फायर करेगा जैसे क्लोनिक में हो रहा था, एगोनिस्ट एंड बाद में एंटेगोनिस्ट, वो क्लोनिक फेस होगा। तो अभी टोनिक फेस में क्या क्या हो सकता है, टोनिक फेस में क्या क्या हो सकता है, बॉडी बिकम्स रिजिड एंड फॉल्स टू ग्राउंड, रेस्पिरेशन इंटरप्टेड, बैक आर्चेस। अब इसके लिए बैक आर्च एपिलेप्सी में बहुत कॉमन है, इसके लिए हम एक टर्म भी यूज़ करते हैं, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना वो क्या टर्म है। लास्ट अबाउट अ मिनट, टोनिक फेस। ओके, अब क्लोनिक में देखेंगे रैपिड मसल जर्किंग। क्लोनिक का मतलब ही है इनवॉलेंट्री जर्किंग। रैपिड मसल जर्किंग, मसल फ्लेसिडिटी, ये किसके फेस पढ़ रहे हैं हम, ग्रैंड माल। टोनिक फेस और क्लोनिक फेस में क्या क्या हो सकता है, टंग बाइटिंग, टेकिकार्डिया एंड हैवी सलाइवेशन। आई होप आपको ये सारे फेसेस क्लियर हो गए होंगे। कौन से, एब्सेंट सीजर, मायोक्लोनिक, टोनिक, क्लोनिक एंड ग्रैंड माल। एब्सेंट सीजर को और हम क्या बोलते हैं, पेटिट माल। सो अब है एटोनिक सीजर्स। हमने पहले कौन से देख लिए, तो पहले एब्सेंट सीजर, मायोक्लोनिक, टोनिक, क्लोनिक एंड देन ग्रैंड माल। उसमें क्या था, टोनिक एंड क्लोनिक टुगेदर। ओके, अब एटोनिक सीजर में क्या होगा, सडन लॉस ऑफ पोस्चरल टोन। अब एटोनिक का मतलब ही क्या, टोन नहीं है, तो सडन लॉस ऑफ पोस्चरल टोन। फॉल्स टू ग्राउंड प्राइमरली इन चिल्ड्रन में होगा तो क्या होगा, बेबी डायरेक्ट गिर जाएगा यूजुअली। ओके, अब देखेंगे कॉजेज़। कॉजेज़ सिर्फ इतने ही नहीं है, हमने ऑलरेडी जो फोकल में पढ़े थे, आपको याद होगा विटामिन डी जी न्यूमोनिक देखा था हमने, वो सारे एंड ये जो अभी उसके अलावा जो बचते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं मैंने। ओके, ठीक है, मैंने नीचे लिख भी दिया है अदर कॉजेज़ फ्रॉम फोकल। अब इसमें कौन सा एक इन्वॉल्व है, सिर्फ मेटाबॉलिक डिसीज, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपोनाइट्रेमिया, लिवर फेलियर, रीनल फेलियर और हाइपोग्लाइसेमिया, और वो विटामिन डी जी वाले सब यहाँ पे इन्वॉल्व करने जनरलाइज में। ओके, सो आई होप कॉजेज़ फिर से नहीं बोलने पड़ेंगे। सो अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। हमने पहले कॉमन पैथोफिजियोलॉजी देखी थी, कैसे एक्साइटेशन होता है, कैसे इनहिबिशन होता है। सो सेम प्रोसेस यहाँ पे है, पहले एक्साइटेशन कैसे होता है, इनहिबिशन क्या होता है, वहाँ पे इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, सीजर। सेम हमको पहले यहाँ लिखना है, ठीक है। पर अब जनरलाइज्ड है तो इसमें ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व होगा। ऑफकोर्स वो फोकल था तो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया ही इन्वॉल्व था। सो अब इसमें देखेंगे एबनॉर्मल एक्टिविटी ओरिजिनेटिंग इन सेंट्रल मैकेनिज्म कंट्रोलिंग कॉर्टिकल एक्टिवेशन देन स्प्रेडिंग रैपिडली। ऑफकोर्स जनरलाइज है तो उससे तो ज़्यादा ही एरिया इन्वॉल्व होगा, यूजुअली पूरी बॉडी ही इन्वॉल्व होती है, या तो डिपेंड करता है कौन से साइड का हेमिस्फीयर ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है। ओके, सो constitute 30% of all epilepsy always become apparent before age of 35। अभी हमने डिस्कस किया एब्सेंट सीजर में कि यूजुअली 30% ऑफ एपिलेप्सी ऑलवेज बिकम apparent बिफोर एज ऑफ 35 विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ओके, सो अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। तो जनरलाइज में हमेशा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। हमने फोकल में देखा था सिंपल और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, सो हमेशा जनरलाइज में देयर इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, अब पोस्ट इक्टियल स्टेज, इसका मतलब क्या हुआ, अभी अटैक नहीं हुआ उससे पहले हमको पता एक ऐसा ऑरा मिलता है, जैसे हमने वहाँ पे भी ऑरा पढ़ा, तो उसमें ये इन्वॉल्व होंगे। तो पर्सन कैसा लगेगा हमको, कंफ्यूज्ड, लिथार्जिक यानी उसको बहुत वीकनेस लगेगी, एमनेशिया यानी हर छोटी छोटी चीज़ भूल जाएगा वो, ठीक है। फोकल सीजर विद इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये तो हमको पता ही है। कॉम्प्लेक्स होता है तो कॉम्प्लेक्स यूजुअली आगे जाके कभी ना कभी तो जनरलाइज में कन्वर्ट होता ही है। ओके, टॉट्स पैरालिसिस, टॉट पैरालिसिस क्या है, तो वन साइड ऑफ बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, ये यूजुअली टेम्पररी होता है। ओके, सो क्लिनिकल फीचर में ये देख लिया हमने
कि ये सारे सेंसरी सिम्टम्स हमको मिल सकते हैं। फिर अभी हमको क्या मोटर सिम्टम्स देखने हैं। ओके, मोटर एंड ANS के, ठीक है। मोटर में क्या होगा, इफ़ इन्वॉल्व्स रेस्पिरेटरी मसल्स तो क्राई और इनवॉलेंट्री स्क्रीम। अब उसका जर्की मूवमेंट होगा, सोचो। अब रेस्पिरेटरी मसल्स का मूवमेंट होगा इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो उसमें से क्या हो सकता है, ऐसे जैसे स्क्रीम कर रहा है कोई, ऐसी आवाज़ आ सकती है, या तो क्राई ऐसी आवाज़ आ सकती है। ओके, वो सब इनवॉलेंट्री होता है। देन इफ़ इन्वॉल्व्स आई, then upward movement of eyes. Okay, if involves oropharyngeal muscle, pulling of oral secretion। अभी किसी ने कुछ खाया है डायरेक्ट ही, और डायरेक्ट ही वो सारी सीक्रेशन, ओरल सीक्रेशन जैसे वहाँ पे रेट्रोग्रेड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो कब होगा, तो जब ओरोफेरेंजियल मसल इन्वॉल्व होंगे। ओके, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ मास्टिकेशन मसल, टंग बाइटिंग। हमने देखा है एपिलेप्सी में, जब कोई भी एपिलेप्सी का अटैक आता है तो गिर जाता है, तो उसकी यूजुअली टीथ के बीच में उसकी टंग आती है, उसको क्या बोलते हैं हम, टंग बाइटिंग। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये सब हमको देखने से ही पता चल जाएगा हाँ कि इसको एपिलेप्सी का अटैक आ रहा है। हम यूजुअली डे टू डे लाइफ में हमने कभी ना कभी तो किसी को देखा ही होगा, ठीक है। अब आ रहा है हम डायग्नोसिस पे। पहले तो अगर हिस्ट्री ऑफ सीजर्स है, तो हिस्ट्री ऑफ सीजर्स है तो मतलब 3-4 बार उसको अटैक आ चुके हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाँ इसको एपिलेप्सी है डायरेक्ट। और कोई हमको सिम्टम्स ना भी मिले तो हमको इससे हमको कंसिडर कर देना है, हाँ इट इज़ अ केस ऑफ एपिलेप्सी। फर्स्ट टाइम सीजर तो पूरा डिफरेंट हो जाएगा, पहले हिस्ट्री ऑफ सीजर देखेंगे तो हमको क्या बोलना है कि हाँ ये एपिलेप्सी है। तो फिर अब हम देखेंगे कि अगर इसको एपिलेप्सी ऑलरेडी डायग्नोस्ड है तो फिर से अटैक क्यों आ रहा है, तो हम उसकी ड्रग्स देखेंगे। असेस एडुकेसी ऑफ AED। व्हाट इज़ AED? सो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अब उसका हम लेवल चेक करेंगे, अगर लेवल डिक्रीज्ड है तो हमको क्या करना है, इंक्रीज डोज करना है। ओके, अगर लेवल डिक्रीज है तो हम क्या करेंगे, उसका इंक्रीज डोज करेंगे। अगर नॉर्मल लेवल है तो स्विच टू अदर AED, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। देन अगर नॉर्मल है लेवल, हम इंक्रीज डोज कर रहे हैं, अब मैक्सिमम हो गया है डोज, तो फिर हम क्या करेंगे, स्विच टू अदर AED। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ओके, अब हम देखेंगे एग्जामिनेशन। अभी हमने देखा था डायग्नोसिस। ओके, एग्जामिनेशन में हमको क्या मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंस। ओके, कौन सी साइंस मिल सकती है, हेमीपेरेसिस, डिस्फेजिया, फील्ड डिफेक्ट, may lateralize or localize a structural lesion. Okay, then dysmorphism and learning disability, usually ये चाइल्ड में देखना मिलेगा। may suggest a क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जो जेनेटिक है, हमने देखा था ना इडियोपैथिक एपिलेप्सी में जेनेटिक ओरिजिन हो सकता है। एंड प्रोग्रेसिव फीचर कौन से, डिमेंशिया। डिमेंशिया यानी क्या, डिमेंशिया यानी छोटी छोटी जैसे चीज़ें होती है, बच्चे को याद नहीं रहती है। ओके, ऐसे एटेक्सिया यानी अपनी बॉडी मूवमेंट्स पे उस पर कंट्रोल नहीं होती है। वर्सनिंग मायोक्लोनस। ओके, ये सब क्या सजेस्ट करेंगे, सजेस्ट अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज। और ड्यूरिंग द अटैक प्यूपिल डायलेट, ये यूजुअली मदर एंड फादर हिस्ट्री देंगे, जब बच्चे को ऐसा हुआ था तो ऐसा सब हुआ था। ओके, देन इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराएंगे, एक ही इम्पॉर्टेंट है EEG, जैसे हार्ट में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कौन दिखाता है, ECG, यहाँ कौन दिखाता है, EEG। ओके, सो ये कंफर्म कर देगा 100%, बिकॉज एपिलेप्सी और सीजर्स में क्या था, उसमें एबनॉर्मल एक्टिविटी इन ब्रेन ही था ना, और CNS। सो EEG 100% हमको कंफर्म कर देगा कि ये एपिलेप्सी का ही केस है। ओके, सो क्या क्या देखना, डायग्नोसिस देखेंगे, एग्जामिनेशन, देन इन्वेस्टिगेशन। सो अब क्या बचा है, सिर्फ ट्रीटमेंट। ओके, सो अब देखेंगे हम ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में फर्स्ट आता है सोडियम आयन चैनल इनहिबिटर। अब आपको याद होगा हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था एक्साइटेशन कैसे होता है। तो पहले ट्रांसमीटर रिलीज होगा तो वो क्या कराता है, सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स, तो होता है एक्साइटेशन। तो हम यहाँ पे दोनों के इनहिबिटर्स देंगे, ठीक है, सोडियम आयन चैनल इनहिबिटर्स। ओके, तो वो क्या करेगा, डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल। ओके,
क्लियर? सो इसमें ये सारी ड्रग्स इन्वॉल्व है। वाल्पोरेट, ये सब बहुत कॉमन एग्जांपल्स है। ओके, अभी हम कॉमन ही देख लेते हैं सिर्फ। वाल्पोरेट, कार्बामेज़ेपाइन, ये सब क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये फर्स्ट टू और फेनिटोइन, ये सारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत यूज़ होते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर। ओके, फर्स्ट हमने देखा सोडियम आयन ब्लॉकर इनहिबिटर, सॉरी, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। डिक्रीज बाइंडिंग ऑन SV2। व्हाट इज SV2? साइनेप्टिक वेसल। अभी आपने प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, वो सब जो साइनेप्स होता है, ठीक है, वो सब पढ़ा होगा, तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। वहाँ पे क्या करेगा? डिक्रीज बाइंडिंग, ठीक है, तो फिर एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज, ठीक है। इसमें कौन से कॉमन एग्जाम्पल है? सो गाबापेंटिन एंड प्रेगाबाइन। ओके, ये सब अभी भी बहुत यूज़ होते हैं, सो ये सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, मॉड्यूलेटर ऑफ प्री साइनेप्टिक मशीनरी। ओके, इसमें हम देखेंगे SV2A। सो SV2A क्या है? साइनेप्टिक वेसल्स। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन 2A, इसका फुल फॉर्म है। ओके, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है? एक इसके साथ और है, बट सिर्फ मैंने यही लिखा, ठीक है, लेवेटिरासेटम। ओके, सिर्फ एक। NMDA एंड एगोनिस्ट। अब एंड एगोनिस्ट आ रहा है। हम अभी तक क्या देख रहे थे? सब इनहिबिटर्स ही देख रहे हैं। हमको क्या करना है? एक्साइटेशन को बंद करना है। ये सब कहाँ हो रहा था? ये सब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हो रहा था। ये कहाँ होगा? पोस्ट साइनेप्टिक। ओके, ये कहाँ हुआ? प्री साइनेप्टिक, ठीक है, ये हो रहा है पोस्ट साइनेप्टिक पे। अब एंट दे रहे हैं हम। ओके, सो NMDA एंट एगोनिस्ट। ओके, इसमें एक ही एग्जाम्पल है, केटामाइन। अब NMDA का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या है। ओके, अब गाबा एगोनिस्ट। गाबा क्या है? तो हमने देखा था वो ट्रांसमीटर है, किसमें था? इनहिबिटरी साइकिल में। ओके, तो उसका एगोनिस्ट दे रहे। एगोनिस्ट यानी क्या? सेम उसके जैसा काम करे तो इनहिबिशन इंक्रीज हो जाएगा। इनहिबिशन हमको बढ़ाना है तो एक्टिविटी कम हो तो अटैक कंट्रोल में रहे। ओके, सो उसमें कौन से एग्जाम्पल है? जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है क्लोनाजेपाम, ये अभी भी यूज़ होता है, ठीक है। डाइजेपाम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों, ठीक है। अब कैसे काम करेगा वो हमने देख लिया। अब लास्ट आता है, अब हम क्विकली देखेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये मैंने यहाँ पे बहुत रफली लिखा है, अगर आपको अच्छे से नोट्स चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे इसी पेज में इन्वॉल्व किया बिकॉज इसी वीडियो में ये एपिलेप्सी वाले सारे टॉपिक यहाँ पे फिनिश करने हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है? कंटिन्यूस सीजर होता है, यूजुअली मोर देन 5 मिनट्स, किसी किसी पेशेंट में 30 मिनट्स तक भी होते हैं। सीजर विदाउट रिटर्न टू बेस लाइन। कोई कोई पेशेंट ऐसा भी होता है 3 मिनट्स तक उसको अटैक हुआ है बट वो बेस लाइन पे फिर से आ जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो हम उसको कोई भी आगे फर्दर ट्रीटमेंट नहीं देते। जो उसकी कंटिन्यूस ट्रीटमेंट है बस वही चालू रखते हैं, ठीक है। अब हम कोई ऐसा केस देखते हैं हॉस्पिटल में, तो हमको फर्स्ट हमारा इनिशिएटिव क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट होना चाहिए ABC। इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? ABC, एयर वेल सर्कुलेशन कंट्रोल। अगर पर्सन हाइपोक्सिक है तो उसका SpO2 लेवल कंट्रोल करेंगे, देन कंट्रोल हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया। अब हमको उसके रिलेटिव से हिस्ट्री में हमको कोई कॉजेज़ मिलते हैं, जैसे ग्लूकोज डिक्रीज है या हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म है या प्रेगनेंसी है, तो हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। सो रिवर्स कॉजेज़, डिक्रीज ग्लूकोज है तो हम क्या करेंगे? डेक्सट्रोज 5% हम चालू कर देंगे। और हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म है, अल्कोहलिज्म में हम यूजुअली देखते हैं देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 यानी थायमिन, तो हम क्या करेंगे? थायमिन इन्फ्यूजन। ओके, प्रेगनेंसी में क्या करेंगे हम? मैग्नीशियम, ठीक है, विथ 4 to 6 mg। ओके, फिर लास्ट में ड्रग्स, बेंजोडाइजिन। ये कौन सी ड्रग्स है? तो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है। किसके साथ देंगे? विथ एंटी डिप्रेसेंट। सो यहाँ पे एपिलेप्सी के सारे टॉपिक फिनिश होते हैं। मैं एक बार सारे कंबाइन करके वीडियो भी एक फुल लेक्चर डाल दूँगी एपिलेप्सी का, अराउंड 1 hour होगा। सो प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब।